से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। कोई सुहाग का कातिल, कोई बाप का हत्यारा, कोई लालच का गुलाम, तो कोई औलाद का आरोपी। देखिए कैसे कैसे रिश्ते। प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी मां को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। यहां तक कि सूबे के मुख्य सचिव रहे आलोक कुमार जैन को हटाकर उनकी जगह फिर से सुभाष कुमार को मुख्य सचिव की कुर्सी थमा दी गई। कहा जा रहा है कि ये निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस को मिली करारी हार का नतीजा है, लेकिन सरकार इसे मानने से इनकार कर रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे टिहरी उपचुनाव के बाद सरकार ने तबादले किए थे और माना नहीं था कि टिहरी में हार का नतीजा है। अब इनकार कोई भी करता रहे, लेकिन हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ दिल्ली से उत्तराखंड के सुपर सीएम सुबोध उनियाल साहब जुड़ेंगे कुछ देर बाद। आप कांग्रेसी नेता हैं। देहरादून से प्रकाश पंत साहब हमारे साथ हैं। आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ भाजपाई नेता हैं। अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं। आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप सबसे की करके बातचीत करूंगा जी। तो निकाय चुनावों के ठीक बाद उत्तराखंड सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्य सचिव को बदलने से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी तबादले किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार ये मान रही है कि निकाय चुनावों में जनता की उम्मीदों पर सरकार के खरा न उतरने के पीछे अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी दोषी थी। उत्तराखंड के निकाय चुनावों ने जहां बड़े बड़े तुर्रम खान नेताओं की हैसियत पर बट्टा लगा दिया, वहीं कई बड़े अधिकारियों के लिए अशुभ साबित हुआ, क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस की नाकामी का ठीकरा सूबे की नौकरशाहों के सिर फूटा है। सूबे के मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन को हटाकर फिर से सुभाष कुमार को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि आलोक कुमार जैन को मुख्य सचिव बनाने का फैसला तब उल्टा पड़ता दिखाई देने लगा था जब टिहरी चुनाव से ठीक पहले सूबे में आरक्षण संबंधी हड़ताल 2 महीने तक चली थी और जैन साहब इस पर काबू नहीं पा सके थे। वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले समीक्षा अधिकारियों की हड़ताल शुरू हो गई, जो जैन साहब के अड़ियल रवैये के चलते 22 दिन खिंच गई। लिहाजा जैन साहब पर तलवार चल गई और ऐतिहासिक फैसला करते हुए सरकार ने सुभाष कुमार को दोबारा उनकी कुर्सी वापस सौंप दी। हालांकि सरकार सजा मानने से इनकार कर रही है। पोस्टेज ट्रांसफर होते रहते हैं, ये तो रूटीन मैटर्स हैं, इसमें कोई पनिशमेंट या कोई प्रमोशन नहीं होता। बहुगुणा साहब के धुर विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री हरीश रावत भी इसे सरकार का निजी मामला करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है कि वो प्रशासनिक रिशफल एक सामान्य सी प्रक्रिया है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उधर
मुख्य सचिव के अलावा कई प्रमुख सचिवों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। मसलन राकेश शर्मा से सिडकुल वापस लेकर वित्त विभाग सौंपा गया है। राधा रतूड़ी के विभाग में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा लगभग 8 IAS अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल हुआ है। अब अपनी इज्जत बचाने की खातिर अधिकारी भी इसे रूटीन का ही नाम दे रहे हैं। हम हर विभाग को भारी भरकम समझते हैं। जब हम अकेला स्पोर्ट्स देखते थे तब भी लोग कहते थे कि बहुत महत्वहीन विभाग है, पर हमने पाया कि वो सबसे अच्छा विभाग है। मेरा मानना यह है कि सरकार में जो काम मिले उसको अपने अच्छे ढंग से करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। जैसा भी विभाग हो, हर विभाग में उत्तराखंड में काम करने का स्कोप है और किसी अधिकारी को ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे कहीं खराब जगह या अच्छी जगह भी है। अब कहे कोई कुछ भी, भला सच कहीं छिप पाया है आज तक? प्रदेश में मुख्य सचिव को बदलने के साथ साथ प्रमुख सचिवों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। साफ है, प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में मिली हार से झटका खा चुकी है। ऐसे में सब कुछ ठीक ढर्रे पर लाने की कोशिशों में जुट गई है विजय बहुगुणा की सरकार। अब देखने वाली बात ये होगी, आने वाले दिनों में भी क्या बदलाव की ये बयार ऐसे ही बहती रहेगी। कैमरामैन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकल थपलियाल साहब, टिहरी उपचुनाव के बाद भी हमने तबादलों की बाढ़ देखी थी। उस वक्त भी कहा गया था कि ये शासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए किए गए इंतजाम हैं। ये चुनाव हारने के बाद ही शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के इंतजाम कहे याद आते हैं। देखिए अतुल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को पहले कान का इलाज करना चाहिए, फिर नाक का ऑपरेशन। हाँ। इस समय जरूरत ये थी कि पहले कान का ऑपरेशन होता, लेकिन मुझे लगता है कि पहले नाक का ऑपरेशन कर दिया गया। नौकरशाही के कंधों पे कभी भी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो चुनाव जिताए। एक मैसेज उनको देना होता है विकास का या योजनाओं के क्रियान्वयन का, यह अलग मुद्दा है। हाँ। लेकिन ठीक चुनाव के बाद ऐसा कदम उठाने से एक मैसेज ये भी जाता है कि क्या नौकरशाही चुनाव जिताने और हराने के लिए जिम्मेदार है? उनका जो काम है उस कसौटी पर इनको खरा उतरना चाहिए था और परखना चाहिए था सरकार को। अविकल भाई, जो हड़ताल किया, अविकल भाई, आप जो आपने सवाल उठाया, सवाल बड़ा मौजू है कि क्या सरकार ये मानती है कि जो नौकरशाह हैं ये चुनाव हराते हैं या जिताते हैं? अगर इस बार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, यानी कि ये माना जा रहा है कि नौकरशाहों ने चुनाव हरवा दिया। अगर नौकरशाहों ने चुनाव हरवा दिया और ये मानकर तबादले किए गए, यानी कि सरकार की इमेज जब नौकरशाहों में ही अच्छी नहीं है तो आम जनता में कितनी अच्छी होगी? विपक्ष ये सवाल उठा सकता है। देखिए अतुल भाई, ये बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का रहा है कि सरकार और शासन के शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों को यहाँ बार बार हटाया गया। हाँ। बदला गया। हाँ। सरकार के स्तर पर आपने मुख्यमंत्री देख लिए कितने बदले गए। हाँ। और मुझे लगता है कि 10वें मुख्य सचिव है 12 साल में। हाँ। तो उस कुर्सी पर अगर आप एक साल का टेन्योर देंगे किसी को या 7-8 महीने का, तो वो कहां से अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा? ये जो पूरा जो फेरबदल हुआ है, इसकी बजाय ये देखा जाना चाहिए था कि कौन अधिकारी कहां पे क्या माकूल काम कर सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम भी है। ये इसमें थोड़ा सा और विचार करना चाहिए था, क्योंकि नौकरशाही में बहुत फेरबदल नहीं हुआ है। आपने चीफ सेक्रेटरी बदले हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास पुराने विभाग हैं अभी। हाँ। ऐसा नहीं है। प्रकाश पंत साहब, क्या आजकल जो सरकारें हैं या आजकल की सरकार है या जो मौजूदा सरकार है, क्या इसमें सोचने विचारने की जो क्षमता है ये कम हो गई है? और अगर सोच विचार चल रहा है तो वो इस दिशा में चल रहा है कि भाई कैसे अपने अपनों को रेवड़ियां बांटी जाएं? जनता का कोई हित तो नहीं, जनता के बारे में हम केवल कहेंगे लेकिन करेंगे अपने हित के बारे में। क्या इस विचार में लगे हैं क्या लोग? देखिए अतुल जी, जब सरकार को 5 साल का कार्यकाल लोकतंत्र में मिलता है, हाँ। और उस कार्यकाल में उसको अपना जो विजन है, अपना दृष्टिकोण है राज्य हित में, वो किस प्रकार से उस 5 साल का एक एक क्षण का उपयोग करे, ये आवश्यक होता है। और इसको एग्जीक्यूट करने का काम सत्ता प्रतिष्ठान का है और उसके ब्यूरोक्रेसी के हेड के रूप में चीफ सेक्रेटरी होते हैं। संभावना ये व्यक्त की जाती है कि जब सरकार बदलती है तो चीफ सेक्रेटरी वो अपने हिसाब से जो उनकी योजनाओं को कार्य रूप में परिणित कर सके और उसका क्रियान्वयन कर सके, उसके लिए वो परिवर्तन करते हैं। एक सामान्य परंपरा एक बनी हुई है। यहां ये देखने में आया कि इन्होंने आते ही चीफ सेक्रेटरी को बदला और चीफ सेक्रेटरी बदलने के बाद वो जब 2 चुनाव हार गए, जो चुनाव हारने की समीक्षा होनी चाहिए थी, आखिर उन कारणों पर जाना चाहिए था
क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी चुनाव जिताना या हराना नहीं है। चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि आपका जो विजन है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपके जो कार्यक्रम है, उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो और सत्ता प्रतिष्ठान सही तरीके से कार्य करे। ये मूल जवाबदेही और जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी के ब्यूरोक्रेसी के हेड होने के नाते है। लेकिन यहां देखने में यह आया है कि इस 1-1.5 साल का जो कार्यकाल इनका मिला है, इनका कोई दृष्टिकोण दिख नहीं रहा कि आप इस राज्य को किस दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं, क्या आपके कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन क्या होगा, क्या पुराने ढर्रे पर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी चलती है, उनको काम अपने करने होते हैं, वो काम अपने हिसाब से करते हैं, 10 to 5 आते हैं और आकर के चले जाते हैं। हाँ। विषय यहां पर महत्वपूर्ण इस बात का है कि इस 1-1.5 साल के अंदर आप अपनी नीतियों को क्या लागू कर पाए। मुझे तो ऐसा दिख रहा है इस 1-1.5 साल में इनकी कोई नीतियां थी ही नहीं। ये केवल और केवल आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण रखने का काम सरकार का है। सरकार नियंत्रण करने के स्थान पर मुख्यमंत्री जी अधिकतम समय राज्य से बाहर उन्होंने गुजारा है, मंत्रियों ने अधिकतम समय अपनी विधानसभाओं में गुजारा है। तो सरकार पर नियंत्रण रहेगा कैसे, सत्ता प्रतिष्ठान पर नियंत्रण रहेगा कैसे? और उसका परिणाम क्या है कि योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। आप आए दिन ये बात आती है, आए दिन समीक्षा होती है कि हम बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो पैसा हमने विधानसभा के माध्यम से हमने डिमांड की थी उस पैसे को हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के आरोप लगना लाजमी है और ये इसीलिए है क्योंकि सरकार का नियंत्रण सत्ता प्रतिष्ठान पर नहीं है और ये मात्र नौकरशाहों के स्थानांतरण से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैंने देखा कि 11 महीनों में काम बहुत कछुआ गति से हुआ, लेकिन मार्च में ही बजट का 40% से ज्यादा अचानक से खर्चा कर दिया गया और इन टोटलिटी वित्त वर्ष में दिखा दिया कि साहब 70%, 60%, 65% पैसा खर्च कर दिया। भाई सही कह रहा हूं मैं? जी जी बिल्कुल। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सिर्फ मार्च के ही महीने में सरकार के पास अचानक से इतने सारे काम कहां से उसको याद आ गए? 11 महीने सुसुप्तावस्था में रही सरकार, 12वें महीने अचानक से एकदम यूसेन बोल्ट होके फिनिशिंग लाइन की तरफ दौड़ पड़ी। ये समझना पड़ेगा, क्या यहां पर भ्रष्टाचार होता है? क्या यहां पर सरकार की दूरदर्शिता में कमी नजर आती है और इसीलिए तमाम तरह के सवाल उठते हैं और फिर उन सवालों को आप निपटते दिखाने के लिए खुद को तबादले करते हैं? देखिए, मुझे 3 बातें कहनी है इस आज की पूरी इस कवायद पर। हाँ। एक, अगर बाबू चुनाव जिताते होते, राजनीतिक साख को गिराते उठाने के सक्षम औजार होते, हाँ, तो प्रकाश पंत जी को स्मरण होगा, अविकल जी को स्मरण होगा, 70 के दशक में इंदिरा गांधी चुनाव हारती ही नहीं। पूरी ब्यूरोक्रेसी शरणागत थी, शरणागत नहीं, चरणागत थी। दरोगा से लेके और गृह सचिव तक भारत का सब कुछ, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की अखंड सरकार थी। इमरजेंसी का दौर था, लोगों की रूह भी कांपती थी इंदिरा जी से, संजय जी से। क्या हुआ? ब्यूरो बाबू चपरासियों के वोट से सरकार बनी क्या? अगर बनी होती तो मुरारजी भाई की नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार तो नहीं आती। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, विजय जी के पिता हिम्मती नंदन बहुगुणा कहा करते थे कि भाई नौकरशाह जो है वो वैसा घोड़ा है जो अपने सवार की थाइस का दबाव पहचानता है। जितना सक्षम सवार उतना ही रिजल्ट घोड़ा देता है। अब इस बात को मैं गलत कैसे कहूं? बहुगुणा जी तो बहुत प्रबुद्ध राजनेता थे भाई, बड़ा अनुभव भी था हिम्मती नंदन जी के पास, देश दुनिया देखा भी था उन्होंने। अगर वह देखे तो विकास क्यों नहीं हो रहा? फिर सवार में समस्या है क्या? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि घोड़ा कभी बताता है क्या कि आप कहां जाओ? घोड़ा हमको बोलेगा कि एटा नहीं, अब अलीगढ़ चलो, ऐसा तो बोलेगा नहीं। या किसी को घोड़े को आपने ऐसा बोलते देखा कि कहीं नहीं रुद्रप्रयाग नहीं, अब देहरादून की ओर रास्ता पकड़ो सवार को, ऐसा तो नहीं बोलेगा। सवार है जो बताएगा घोड़े को कि आपको कहां चलना है और किस गति से चलना है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था ये। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इस हिंदुस्तान में अगर विकास नहीं हुआ, जनता की समस्याएं दूर नहीं हुई, ये लूट की भागीरथी बहती रही, तो वो मार्च फैक्टर है बस इस देश में। कहीं चले जाइए हिंदुस्तान भर में, सर्वाधिक पेमेंट उसी दिन होते हैं, रात में 12 बजे तक मार्च में चेक पर साइन होते रहते हैं। वो विकास नहीं है।
वो बंटवारा है, बंटवारा, जनता के पैसे का बंटवारा है, वो विकास नहीं है। प्रकृति से भी सीख लीजिए। एक बाल्टी पानी गमले में डाल दो पेड़ के ऊपर, तो कुछ एक गिलास अंदर जाएगा, बाकी सब बह जाएगा।